अब हम बात करेंगे, जब सारे चीज़ों को सीख गए तो अब बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मूवमेंट कराएंगे, ठीक है क्या। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मूवमेंट कराने से पहले ये चीज़ समझ लो कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनोगे और देखोगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का होता है। देखोगे इधर थोड़ा सा, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारे को होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ये जो फर्स्ट लेयर होता है एंड देन ये हमारा सेकंड लेयर होता है क्या। और इसके बाद बेसिकली हम कहें तो ये जो होता है हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। ये जो हमारा होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस जगह की, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या। 3 अलग अलग लोकेशन हमने माइटोकॉन्ड्रिया का बताया, ठीक है। अब जब हमने बोला तो हमने बोला था क्या इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में कि इट इज फुल्ली परमिएबल। कैसा होता है, फुल्ली परमिएबल होता है। और फुल्ली परमिएबल होने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पोरिन्स होता है। लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले ये समझोगे कि ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। कैसा लेयर होता है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। तो डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है तो यहाँ पे होता क्या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के पास, तो बेसिकली जब डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी, ठीक है क्या। और इस क्रिस्टी के ऊपर ध्यान दोगे, इस क्रिस्टे के ऊपर यहाँ पे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखोगे और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम। तो यहाँ पे भी हर किसी के पास यही चीज यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या। ध्यान दोगे और समझोगे खूब बढ़िया से। अब बेसिकली हमने बोला था क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है कहाँ पे होता है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखोगे और थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, अपने आप को समझने की कोशिश करोगे। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाए थे, तुम लोगों को समझा रहे थे, तो हमने बोला था क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि भैया इसके पास क्या है, अपना सारा मशीनरीज यहाँ प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो देखोगे इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर मूव करता है। समझ में आ रहा है क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर मूव करता है, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, अब हर जगह पे मूव करेगा और मूव करने के थ्रू जहां जहां ऑक्सीजोम प्रेजेंट होगा, हर जगह ऑक्सीजोम प्रेजेंट है क्या, नहीं, जहां जहां ऑक्सीजोम प्रेजेंट है वहीं पे क्या हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज और जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खाली मूव करेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर ये ऑक्सीजोम के थ्रू मूव किया, अगर पास किया, तो वहां पे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। F0 F1 पार्टिकल इन्हीं को बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साइट को पहले समझ लो कि ये जो साइट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ही है।
ये जो साइट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। समझ में आ रहा है क्या? यानी एक वर्ड में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो साइट है माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट पे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो होता है बेसिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। क्लियर हो गया क्या? ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। जल्दी से इसको लिखोगे। अब हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंट साइट, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, देन इनर मेम्ब्रेन, देन मैट्रिक्स, 3 लोकेशन हुआ। अब ये बेसिकली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ में आ रहा है? चारों तरफ इसके क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ है, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस हुआ है कहाँ पे हुआ है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रोसेस यहां हुआ है, यानी यहां से इस प्रोसेस से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। और इसी पायरुविक एसिड को कहां इंटर करना था? इस प्रोसेस में इंटर करना था मैट्रिक्स के अंदर, जहां पे क्रेब साइकिल मूव किया था। याद है क्या? क्रेब साइकिल यहां पे मूव किया था। लेकिन चूंकि ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था, इसी चलते यहां मूव नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इस 3 कार्बन कंपाउंड तो यहां तक तो चला गया, इसके बाद यहां पे ये 3 कार्बन कंपाउंड टूटा था और 2 कार्बन कंपाउंड यानी एसिटाइल को ए में बदला था। समझ में आ रहा? और एसिटाइल को ए फिर कहां चला गया था? इस क्रेब साइकिल के प्रोसेस में चला गया था और इससे बहुत सारा एनर्जी टूट के बना था। क्लियर हो गया था ना बात? तो हमने देख लिया कौन कौन सा लोकेशन है। पहला लोकेशन जो है हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद देखोगे यहां पे ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी एक जगह है। ठीक है क्या? देखो थोड़ा ध्यान से इसको। ये वाला जगह है, मतलब सबसे पहले हमारा साइटोप्लाज्म आ रहा है, सबसे पहला साइटोप्लाज्म आ रहा है, इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन आ रहा है, इसके बाद ये दोनों के बीच का जगह है इनर और आउटर के बीच का, तो इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं। एंड देन इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, एंड देन मैट्रिक्स की बात करेंगे जहां पे क्रेब साइकिल हुआ है। यही ना लोकेशन। तो ध्यान रखना इस बातों को, इसी लोकेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे और देखोगे खूब बढ़िया से। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट ही एक्सप्लेन किया कि हमारे पास 3 अलग अलग लोकेशन है, यानी एक जो था हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है क्या? एक हमारा साइटोप्लाज्म का लोकेशन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हमने यहां पे साइटोप्लाज्म को दिया। साइटोप्लाज्म के बाद हमारे को एक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बच रहा है क्या? एक हमारे को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ध्यान देना इधर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मिल रहा है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मिल रहा है ना? चलो ठीक है, इतनी सारी बातें हम लोगों ने जानी। इसके बाद जो अगला हमारा लोकेशन है वो देख रहे हो, इसके बाद हमें आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है क्या? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। और देन हमारा ये जो है लोकेशन, इसको हम लोग बोलेंगे, इस लोकेशन को हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है क्या? एंड देन इस साइड से अगर हम बात करें तो इस साइड हम देखेंगे कि ये हमारा
मैट्रिक्स एरिया है। ठीक है क्या, ये हमारा मैट्रिक्स एरिया है। क्लियर हो गया क्या? बस इतना ही सा हमें लोकेशन में मिला। अच्छा, हमारे पास NADH2 यानी पैकेट ऑफ ATP कहाँ कहाँ पे है? या तो हमारे पास मैट्रिक्स के पास है, यहाँ पे NADH2 पूरा भरा हुआ है, या फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म के पास NADH2 भरा हुआ है क्या? क्लियर है ना सबको बात? अब कहोगे साइटोप्लाज्म कहाँ से आया? तो ये जो NADH2 था ये किस प्रोसेस से आया था? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से आया था। कौन सा प्रोसेस से आया था? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से आया था। और अगर हम बात करें इससे आगे की, इस साइड वाले की अगर हम बात करें, तो ये वाला जो आया था पहला क्रेब साइकिल के थ्रू आया था, देन इसके बाद लिंक रिएक्शन के थ्रू आया था क्या? तो ये बेसिकली यहाँ पे जो NADH2 है सोर्स क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन, और इस साइड की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से आया। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है क्या? तो कहोगे कि बेसिकली ये जो प्रोसेस होगा, ध्यान से सुनो और बहुत अच्छे से समझो, तो कहोगे क्या कि चलो ठीक है सर, मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो तुरंत अगल बगल है, पहुंच जाएगा। देख रहे हो ना ये चीज, ये तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये मैट्रिक्स है। तो कहोगे कि तुरंत यहां पे हो रहा है, यहां से यहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यहां है, यहां से यहां पहुंचना है, इस जगह पे पहुंचना है, हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे पहुंचना है, तो इसके लिए हमारे पास बीच में ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। देखोगे इधर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, एंड देन यहां पे आउटर मेम्ब्रेन का स्पेस है क्या? और इसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इतना चीजों को पार कैसे करेगा? तो इसको पार करने के लिए बेटा कुछ एक एंजाइम्स चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? को एंजाइम्स के थ्रू, एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स के हेल्प से क्या होगा, ये तुरंत क्या होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। अब एक प्रोसेस को समझो, सबसे ज्यादा हमारे को NADH2 कहां से मिलता है? क्रेब साइकिल से मिलता है। तो सबसे पहले उसी के ऊपर देखते हैं। बाकी समझ में आ गया ना कि कौन कहां से इंटर करेगा? हाँ, ऐसे ही इंटर करेगा। चलो, इससे आगे की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देख लो। ठीक है, अब हमारे को यहां पे NADH2 आया, ठीक है ना? जो भी प्रोसेस से आया, मतलब ये नहीं है मैट्रिक्स के पास NADH2 है। ठीक है, मैट्रिक्स के पास NADH2 है, NADH2 है। तो हमने बोला था क्या कि अगर ये NADH2 है, ध्यान से देखना, अगर ये NADH2 है, ये यहां से इंटर करेगा इसके पास, तो बेसिकली क्या करेगा, ये NADH2 ये कहां पे जाएगा? इसको रिसीव करने वाला कौन? जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी था, जो चुपचाप बैठा हुआ था स्टेशनरी वाला, यानी FMN इनको पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? FMN इनको पकड़ेगा। ध्यान से देखना, और यहां पे ही समझने की बातें हैं। एक दो समझ गए, बाकी कोई समझाने में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखोगे, इसने NADH2 लाया है मैट्रिक्स साइड से, और यहां पे हमारे पास कौन लोग हैं जो प्रेजेंट हैं? FMN। कौन है? FMN है, जो कि इसके NADH2 में से इसने क्या किया है? H2 को लिया है। क्या चीज को लिया है? H2 को लिया है। तो ये बेसिकली FMN और ये FMNH2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये देखोगे ध्यान से, ये जो है NADH2 में से H निकला, और ये FMN, ध्यान से देखोगे, FMN ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? FMNH2 में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसी तरीके से ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है क्या? यानी फिर से FMNH2 मूव करेगा, और इसका H2 यानी प्रोटॉन जब निकलेगा, दो प्रोटॉन बाहर निकलेगा, तो वो प्रोटॉन कहां पे पहुंच जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो मेम्ब्रेन किसके पास वो प्रोटॉन किसके पास पहुंच जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। पहुंच गया क्या? हमने मैट्रिक्स से NADH2 को डाला, ठीक है क्या? यहां से हमने, ध्यान से देखोगे, यहां से बेसिकली NADH2
यहाँ गया, यहाँ खत्म हुआ, यानी ये जो निकला यहाँ NAD निकल गया, ठीक है क्या। तो यहाँ से बेसिकली निकला क्या, NADH2 था। अब बचा क्या मेरे पास, NAD, मतलब क्या निकला है इससे, H2 निकला है। और ये H2 कहाँ चला गया है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चला गया। और बेसिकली इसको किसने रिसीव कर लिया, जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा था, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ ये प्रोटॉन चला गया और ये मूव कर गया। अब चूंकि प्रोटॉन गया है तो साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी गया होगा, बिल्कुल सा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। तो अब चूंकि यहाँ पे जितना होगा उतना ही, ये प्रोटॉन जितना मूव करेगा उतना ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। तो 2 प्रोटॉन गया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भी मूव किया और इलेक्ट्रॉन जो है यहां तक पहुंच गया है। ध्यान रखना इस बात को, ये इलेक्ट्रॉन भी पहुंच चुका है। ये प्रोटॉन गया, इलेक्ट्रॉन भी गया। तो बेसिकली ये 2 प्रोटॉन गया तो हमारा इलेक्ट्रॉन का 2 गो, समझ में आ रहा है। तो हमेशा 2 के ही मल्टीप्लीकेशन में होगा, ये बात ध्यान रखना। अब ये कंटिन्यूअस ऐसे ही प्रोसेस चलने लगा। NADH2 आया, इससे प्रोटॉन निकला, अब NAD यहां काफी भरने लगा, NAD भरने लगा, और ये सारा NAD रिटर्न किस प्रोसेस में चला जाएगा, रिटर्न प्रोसेस में चला जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस के लिए। यानी कौन कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस है, देन हमारा लिंक रिएक्शन है, एंड देन हमारा क्रेब साइकिल है। इन सारे प्रोसेसेस के लिए ये सारा यहां से रिटर्न चला जाएगा। तो कहोगे कि सर इस साइड से थोड़े ना जाएगा हमारा ग्लाइकोलिसिस के लिए, एग्जैक्टली ग्लाइकोलिसिस के लिए इस साइड से जाएगा। यानी प्रोसेस सेम होगा, चाहे इधर से इंटर कराओ चाहे इधर से इंटर कराओ। समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल सी बात है। अब इससे आगे की बात करें तो ये फिर से रिटर्न चला जाएगा रिड्यूस प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब काफी ऐसा प्रोसेस होने लगा जिसके चलते क्या हो जाएगा, यहां प्रोटॉन काफी बढ़ जाएगा। यानी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास इनका कॉन्सेंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो इन चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, और बैलेंस करने के लिए तब हमें एक चीजें करनी पड़ेंगी, और वो है हमारा, ध्यान से देखोगे, और उसके लिए हमें जरूरत है हमारे ऑक्सीजोम को, बताए थे ना। और ये ऑक्सीजोम एक और कॉम्प्लेक्स, ऑलरेडी हमने 4 ही कॉम्प्लेक्स बताया था, लेकिन बोला कि और भी कॉम्प्लेक्स होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है क्या। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ATP सिंथेटेज। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो ये प्रोटॉन प्रेजेंट है, काफी संख्या में जो यहाँ प्रोटॉन हो गया है, उस प्रोटॉन को क्या करेगा, यहाँ से लेके जाने की कोशिश करेगा। और इस तरीके से जब ये प्रोटॉन यहाँ से मूव करेगा, ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को जब ये मूव कराएगा एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन के साइड, तो ये प्रोटॉन यहां तो पहुंच जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ध्यान दोगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये ADP प्लस IP, समझ में आ रहा है क्या, ADP प्लस IP के थ्रू यहां पे क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, समझ में आ रहा है क्या। यहां से 2 प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन निकल के इसके थ्रू मूव किया, और ये ADP IP के साथ मिलके यहां पे क्या इसने बना दिया, ATP का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर हो गया बात। चलो देखो, अब एक बात हमने और बताई थी कि NADH2, एक NADH2 से एक NADH2 से कितना ATP निकलता है, 3 ATP ही निकल सकता है। क्योंकि हर किसी का क्या होता है, कैपेसिटी होता है, एक सैचुरेशन होता है, एक लिमिट होता है कि हाँ भाई इससे ज्यादा तुम्हारे पास नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो NADH2 है, इसके पास कितना ATP होगा, ओबियस 3 ही ATP निकलेगा इससे। अब इससे आगे की बात करें तो अब ये सेम प्रोसेस होने लगेगा, ध्यान से सुनना, जिसके चलते क्या हो जाएगा, अब इधर जो है प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या। अब चूंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजोम प्रेजेंट हो जाएगा, F0 F1 पार्टिकल, इसी को बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, प्रोटॉन को मूव कराने लगेगा, जिसके चलते इधर जो है प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन काफी
बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस में अब ये आगे बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अब हम लोगों को मूव कराना होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो धीरे 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 अब इसके लिए हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स बनाया था, याद करना हम लोगों ने क्या कॉम्प्लेक्स बनाया था, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन कॉम्प्लेक्स 4, यही ना 4 कॉम्प्लेक्स बनाया था। इसके अंदर पहला हमने लिखा था FMN एंड देन FES and then FAD and then FES and then तीसरा को हमने बनाया था साइटोक्रोम B and then FES and then साइटोक्रोम C1। ध्यान रखना इस बात को, हमने इतना ही चीजें बनाई थी इस कॉम्प्लेक्स में, और लास्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम A1 and then साइटोक्रोम A बनाया था, या इसी को हमने A3 बोला था। देखा था हमने यही। अब देखोगे इधर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर FMN ने रिसीव कर लिया है प्रोटॉन को, अब बचा है क्या, FES, यानी इस ये क्या चीज करेगा, FES क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। समझ में आ रहा है क्या? और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। ये जब आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसको रिसीव करने के लिए कौन होगा, FES होगा। कौन होगा, FES, और इधर भी FES, यानी ये FES ये 2+, ध्यान से देखोगे 2+ 3+ में बदलेगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आया समझ में अभी, ध्यान से देखना। ये यहां से इलेक्ट्रॉन आया ना, यहां पे पहले से कितना था, 2+ था, चार्ज कितना था, 2 था। अब यहां जब मूव किया तो कोई एक चीज बढ़ा होगा, 2 से 3 हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कोई एक चीज आके जुटा। ओबियस, जब आके जुटा तो इस तरीके से इस जगह से, इस लोकेशन से इस जगह पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन मूव किया, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आगे की तरफ मूव कर गया। समझ में आ रहा है क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो और साइमल्टेनियसली देख रहे हो ये प्रोसेस होगा, तो काफी इधर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसको इस साइड से इस साइड भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर रैंडमनेस हो जाता है, कभी देखते हैं कोई एक फंक्शन होता है तो वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है, वो क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस को कर देते हैं। और इसके लिए हमने एज अ वॉलंटियर के तौर पे क्या यूज किया था, क्यूनॉन और यूबी क्यूनॉन, याद है क्या, क्यूनॉन और यूबी क्यूनॉन हमने यूज किया था। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग यूबी क्यूनॉन को बुलाएंगे। ठीक है क्या? अब ये जब यूबी क्यूनॉन यहां आएगा, ध्यान से देखना, यूबी क्यूनॉन यहां आएगा तो यहां पे बेसिकली यू क्यू, ये प्रोटॉन बेसिकली इस यूबी क्यूनॉन के साथ आके जुटेगा, और इसके थ्रू UQH2 का फॉर्मेशन करेगा। और साथ ही साथ ये जब UQH2 से फिर ये H इधर चला जाएगा, 2 प्रोटॉन इधर चला जाएगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, UQ में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से देखना, ये एक UQ में ये 2H जुटा, UQH2 बना। ठीक है क्या? UQH2 का फॉर्मेशन हुआ, और इसके थ्रू जब H2 निकल गया तो फिर ये क्या बन गया, UQ ही बन गया, यूबी क्यूनॉन ही बन गया। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हो गया बात? चलो, तो इस तरीके से हमने आगे इस तरीके से मूव कराया, और साथ ही साथ देखोगे ये वाला प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अब इस साइड बढ़ते चला जाएगा, चाहेगा कि नहीं बढ़ते हुए। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 का फॉर्मेशन जो था FMN, देखो हमने FMN और साथ ही साथ ये हुआ हमारा FES, दोनों ने अपना काम कर लिया। FMN ने अपना काम किया एंड देन FES ने अपना काम किया ना। और इसके बाद आगे की तरफ हम मुड़े तो दूसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये है इनका पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगला क्या है हमारा, साइटोक्रोम B है। तो कहोगे सर FAD, बताते हैं अभी FAD, क्योंकि इसका जो था पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेकंड है, इसका क्या है, फर्स्ट है। तो पहले फर्स्ट वाले को कंप्लीट तो कर लेने दोगे, फर्स्ट वाला प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने दोगे, कॉम्प्लेक्स 1 का प्रोसेस को कंप्लीट करने दोगे तब ना कॉम्प्लेक्स 2 आएगा जी। हाँ, लेकिन ये लोग जो है बेसिकली इनका पोटेंशियल एनर्जी सेकंड से है, तो यहां से बेसिकली क्या करेंगे, यहां से यूबी क्यूनॉन यहां से रिसीव करेगा FAD के मटेरियल्स को। अभी नहीं समझोगे, समझाते हैं, पहले इस चीजों को समझो। तब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, साइटोक्रोम
बी आएगा। क्या आएगा हमारे पास? साइटोक्रोम बी। तो ध्यान दोगे अब हमारा इलेक्ट्रॉन भी मूव कर गया है, प्रोटॉन भी मूव कर गया है, और देख रहे हो यहाँ पे फिर से यहाँ प्रोटॉन का खूब संख्या बढ़ गया है ना बेटा। अब देखोगे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनको इस साइड से इस साइड हम लोग पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे, ठीक है क्या, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजोम को बुलाना होगा। ओबियस ऑक्सीजोम को बुलाएंगे, यानी F0 F1 पार्टिकल को बुलाएंगे, और ये जो F0 F1 पार्टिकल है यानी ये इस साइड से हमें इस साइड पहुंचाएंगे, इस साइड से हमें इस साइड पहुंचाएंगे, और इसके बदला में क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन सारे इधर चले जाएंगे, और इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होगा एक और कॉम्प्लेक्स के हेल्प से, ADP प्लस IP, यानी ध्यान से सुनोगे, ATP का फॉर्मेशन होगा ये दो प्रोटॉन के हेल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये इधर से मूव करते हुए इसके साइड पहुँच गया है। क्लियर हो गया? 1 2। अब हमने देखा कि हमने कितना ATP बना लिया है, 2 ATP बना लिया है, और मेरे पास कितना बचा हुआ है, 1 ATP बनाना बचा हुआ है। अगला कौन सा है, साइटोक्रोम बी है, ठीक है क्या। तो अब ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बेसिकली साइटोक्रोम बी को बुलाना होगा, समझ में आ रहा है क्या। और साइटोक्रोम बी को बुलाने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमने बोला था साइटोक्रोम जो होते हैं, साइटोक्रोम्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, Fe और Fe2+, ये क्या करेगा, Fe2+3+ में बदल जाएगा, यानी फेरस जो स्टेट होता है फेरिक स्टेट में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है, फेरस स्टेट क्या चीज बदल जाएगा, फेरिक स्टेट में बदल जाएगा। और इस तरीके से साइटोक्रोम मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Fe है और यहाँ पे भी हमारा क्या है, Fe है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इसके प्रोसेस के थ्रू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखोगे मेरा, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+ है मेरा। तो बेसिकली ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, देखोगे ध्यान से इधर, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव किया, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव किया, 2+ 3+ में बदला, और ये आगे की तरफ चला गया। समझ में आ रहा है क्या। चलो, और इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है हमारा कौन है, FeS है। समझ में आया, पहले तो Fe हुआ, यानी ये जो हमारा हुआ कौन सा हुआ, साइटोक्रोम बी हुआ। क्या हुआ हमारा, साइटोक्रोम बी हुआ। ध्यान रखना इस बात को, ये हमारा साइटोक्रोम बी हुआ। देन FeS होगा। क्या होगा हमारा, FeS। ध्यान देना इस बात को। अब हम क्या कर रहे हैं, FeS को बुला रहे हैं, ठीक है, FeS एंड देन FeS, ठीक है क्या। ये भी क्या करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलेगा, ठीक है क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलेगा। और ये जो हुआ हमारा, इसको बोलते हैं FeS। ये +2 था, ये +3 में बदल गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, आगे की तरफ मूव कर गया ना। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, साइटोक्रोम C1 बचा, ठीक है क्या बचा हमारे पास, साइटोक्रोम C1 बचा है। हाँ, देख सकते हो हमारे पास साइटोक्रोम C1 बचा है। तो बेसिकली अब देख रहे हो यहाँ पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है। प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी जब बढ़ रहा है तो इस चीज़ों को फिर क्या करना होगा, इस चीज़ों को यहाँ जब पहुँच गया है तो इस चीज़ों को यहाँ पे लेके जाना होगा। समझ में आ रहा है क्या, इस चीज़ों को यहाँ से यहाँ पे लेके हमें जाना होगा, ठीक है। और इसको लेके जाने के लिए हमें किसको बुलाना पड़ता है, यूबिक्विनोन को फिर से बुलाना होगा। समझ में आ रहा है क्या, इस प्रोसेस को यहाँ पे अब कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। अब आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पे करेंगे, ठीक है क्या। हमने कहाँ तक कर लिया है, FeS तक कर लिया है। ध्यान रखना इस बात को, FeS तक कर लिया है। अब बचा है मेरा साइटोक्रोम C1, ठीक है। लेकिन साइटोक्रोम C1 करने से पहले ये बेसिकली इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो फिर से इसको क्या करेंगे, इधर से इधर लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, उधर से इधर लेके हम जाएंगे। क्लियर हो गया। और इधर से इधर लेके जाने के लिए हमारे पास कौन है, यूबिक्विनोन है। ये मोबाइल कैरियर होते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस मोबाइल कैरियर को अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है क्या, ध्यान से देखना।
और सेम यहाँ पे ही हम लोग देखोगे ये दोनों के बीच एक लाइनिंग्स है जो कि ये बताता है दोनों का डिफरेंस है, ठीक है क्या, दोनों के डिफरेंस को बताएगा। और यहाँ पे हम आगे इससे लिखेंगे, फिर से वही क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा। इसके बाद पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा, और इसके बाद यहाँ पे हमारे को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मिलेगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मिलेगा, देखोगे ध्यान से। और इसके बाद बचेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बचेगा। और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर हो गया क्या, देख रहे हो सारा चीजें यहीं पे है, सेम प्रोसेसेस है। अब यहाँ हमने FES तक गए हैं और हम यहाँ पे बता चुके थे ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखोगे इधर कॉम्प्लेक्स 1 में हमने क्या क्या लिखा था। कॉम्प्लेक्स 1 में हमारे पास FMN देन FES था, देन हमारे को दूसरा FAD एंड देन FES था। तीसरे की बात करें तो हमारे पास साइटोक्रोम B1 देन FES एंड देन साइटोक्रोम C था। एंड देन चौथे की बात करें C1, साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3 था, ठीक है क्या, साइटोक्रोम A3 था। क्लियर हो गया, तो इतना हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया है। ध्यान से देखोगे ये हो गया इसका भी, तो इसी की हम बात करने वाले हैं अभी। पहले साइटोक्रोम B1 FES एंड देन साइटोक्रोम C1 की बात करेंगे, ठीक है क्या। तो देखोगे यहाँ पे अब हम लोग FES तक पहुंच गए हैं, यानी ये वाला हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हमारे को ये वाला प्रोटॉन, देखोगे ये वाला प्रोटॉन का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है, तो इसको हम कहाँ तक लेके चले जाएंगे, इधर से इधर लेके जाएंगे। और इधर से इधर लेके जाने के लिए हमारे को एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यही वाला देखोगे थोड़ा सा, तो इसमें क्या होता है, UQH2 बन गया क्या, देखोगे इधर, तो ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आके जुटा UQH2 बना, और इस तरीके से UQH2 से फिर से क्या हुआ, ये प्रोटॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब देख रहे हो, अब प्रोटॉन यहाँ पे पहुँच चुका है मेरा, यानी देख रहे हो ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे पहुँच चुका है। क्लियर हो चुका है बात। अब यहाँ पे मतलब ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास हमारा क्या है, टोटल प्रोटॉन यहाँ पे पहुँचा हुआ है, ठीक है। अब देखोगे अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड से हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, इस साइड में पहुँचाना होगा हमें, ठीक है क्या, इस साइड से हमें इस साइड हमें पहुँचाना होगा, तभी जाके क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने बोला था, इसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम। और ये जो दो प्रोटॉन्स हैं, ये जो दो प्रोटॉन्स हैं, ये यहाँ से चले और यहाँ पे क्या हुए, यहाँ से यहाँ बाहर निकल गए, और इस तरीके से देखोगे ये ATP का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है क्या, ATP का फॉर्मेशन करेंगे ADP प्लस IP के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या, और दो प्रोटॉन्स यहाँ पे पहुँच गया है। ध्यान से देखोगे ये दो प्रोटॉन्स है जो यहाँ पे पहुँच चुका है मेरा, ठीक है ना। एक NADH2 से कितना बनेगा, 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। देखोगे एक ATP बन गया, देन 2 ATP बन गया, और ये वाला हमारा कौन सा बन गया, तीसरा वाला ATP बन चुका है। मतलब अब इसके पास, इस प्रोटॉन के पास एनर्जी नहीं बचा है कि फिर से क्या करे, ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, क्योंकि भाई जितना इसका ताकत था, जितना इसका पोटेंशियल था, सब इस हम लोगों ने यूज कर लिया है ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, साइटोक्रोम C1 बचा है। क्या बचा है, साइटोक्रोम C1। तो देखोगे इधर साइटोक्रोम में हमने बोला था Fe होता है एंड देन Fe होता है, और ये जो Fe होता है
ध्यान से देखोगे ये 2 प्लस क्या चीज में बदलेगा, 3 प्लस में बदलेगा और इस तरीके से मूव करेगा। ये होता है हमारा साइटोक्रोम C1, ठीक है। अच्छा, इससे आगे की तरफ मूव करें। अब इससे हो क्या रहा है एक्चुअली, देखोगे ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है क्या, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से हो रहा है। ध्यान दोगे इसको, यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इधर से इधर ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। साइटोक्रोम C1 हुआ, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, साइटोक्रोम A1, ठीक है, ध्यान दोगे इधर। अब इसके बाद हमें फिर से क्या मिलेगा, साइटोक्रोम A1, यानी यहाँ पे हमें Fe एंड देन Fe करना होगा, एंड फिर से यहाँ पे बेसिकली हमें 2 प्लस देन ये हमारा 3 प्लस होगा और ये हुआ हमारा साइटोक्रोम A1, क्लियर है। एंड देन फिर से इससे आगे की तरफ मूव करते हुए हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए जाएगा और इस तरीके से फिर से ये Fe क्या हो जाएगा, 2 प्लस से 3 प्लस में बदलेगा और इसको हम लोग अब बोलेंगे, ये जो 2 प्लस था 3 प्लस में बदला, यानी साइटोक्रोम A या A3 बोलेंगे। और इस तरीके से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देखना, ये हमने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया है, ध्यान देना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया है और साथ ही साथ यहाँ 2 प्रोटॉन भी पहुँच गया है। समझ में आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये देख रहे हो, और ये जो है हमारा प्रोटॉन होगा, ठीक है क्या। ये प्रोटॉन जो होगा इसको बोलते हैं एक्सर्टेड प्रोटॉन, थका हारा हुआ प्रोटॉन, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सर्टेड प्रोटॉन, ठीक है क्या, इसको बोलते हैं एक्सर्टेड प्रोटॉन। अब ये थका हुआ हारा हुआ प्रोटॉन है, ठीक है क्या, इसके पास कोई भी चीज नहीं बचा हुआ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है क्या। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, तो हमेशा ये परेशान नहीं होता है, एकदम एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो क्या करेगा, ये हाफ O2 इस इलेक्ट्रॉन के चलते क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये हाफ O2 को लेके आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये इलेक्ट्रॉन हाफ O2 को ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन को लेके आएगा और इस तरीके से ये 2 ऑक्सीजन है, हाफ मॉलिक्यूल्स, हाफ O2 एंड देन हाफ मॉलिक्यूल्स 1/2, दिमाग में रखोगे 1/2 O2 और 2 प्रोटॉन्स, ठीक है क्या, ये 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, और ये मिल जाएगा H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है क्या। अब दूसरी बात, यहां पे ये खत्म हो जाता है, जल्दी से लिखोगे इसको। अब दूसरी बात ध्यान से देखोगे, दूसरी बात जो हम बताना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि चलो ये हमारे पास हो गया, तो ये बेसिकली हमने कॉम्प्लेक्स 1 वाला, देखो FMN-FES के साथ प्रोसेस किया, अब ये वाला प्रोसेस हमारे पास बच गया है। ध्यान देना सब लोग इधर, जिसकी हम बात करना चाहते हैं FAD-FES, जिसका क्या था, कॉम्प्लेक्स 2 हमने बनाया था, वो बचा हुआ है। तो बेसिकली इनका जो पोटेंशियल है, यानी फर्स्ट टॉप पे यही थे, समझ में आ रहा है, FMN ये इसका फर्स्ट पोटेंशियल था और सेकंड पोटेंशियल की बात करें तो ये बेसिकली FADH2, यहां से ही ना, FADH2 ये बेसिकली यहां से इंटर करेंगे। ध्यान से देखना, FADH2 ये कहां से इंटर करेंगे, यहीं से इंटर करेंगे। ध्यान से देखो, ये यहां से ही इंटर करेंगे क्योंकि इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसी जगह से मैच करता है और हम जानते हैं कि FADH2 कितना हमारे को ATP का फॉर्मेशन करता है, 2 ATP का। यानी अगर यहां से करेंगे, देखना अगर टॉप से करेंगे तो कितना ATP बनेगा, यानी NADH2 को अगर इन्वॉल्व करना है तो इससे कितना ATP निकलेगा,
3 ATP, और अगर FADH2 को करना है तो कितना ATP निकलेगा? 2 ही ATP निकलेगा। और इसके थ्रू जो पहला इसका प्रोटॉन रिसीव करेगा वो कौन करेगा? यूबी क्यूनोन करेगा या क्यूनोन करेगा। ध्यान से देखना, इसका जो फर्स्ट जो प्रोटॉन होगा इसको रिसीव कौन करेगा? यूबी क्यूनोन और क्यूनोन करेगा। और इस तरीके से देखोगे इसके लिए हमारे पास ये पहला ATP होगा और इसके बाद ये हमारा दूसरा ATP होगा। तो इस तरीके से देखें, प्रूफ भी हो गया कि नहीं कि एक NADH2 के पास 3 ATP और एक FADH2 के पास कितना ATP? 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। कहोगे तो पूरा फिर से प्रोसेस इसको दिखा देंगे, अदरवाइज यहां से ही ये क्या करोगे, जैसे यहां पे ये इंटर किया है वैसे ही यहां पे ये इंटर करेगा और यहां से क्या करेगा? यूबी क्यूनोन रिसीव करेगा तो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये यहीं पे रिसीव करेगा, यहां से इंटर करेगा, तो ये FADH2 के लिए होगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा, खाली ऊपर वाला नहीं होगा। ठीक है।